वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आर्थिक एवं सामाजिक विकास यानी कि सामान्य तौर पर आप कह सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था पूर्वावलोकन 2025 जो घटना चक्र की तरफ से ये बुक आती है, इसको सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले मैंने इस सीरीज में पर्टिकुलर इस सब्जेक्ट के 3 वीडियो अपलोड कर रखे हैं और ये चौथा वीडियो है। इट मीन्स 4th क्लास है। इससे पहले की अगर तीनों क्लासेस आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले उन्हें देख लीजिए। और ख़ास करके जो 3rd क्लास है वो, क्योंकि तीसरी क्लास वो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का ही है और उसके बाद चौथा क्लास उससे रिलेटेड ही होगा। आपको कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र और फिर उद्योग क्षेत्र और कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्र, ये दो ऐसे टॉपिक हैं दोस्तों जिसमें बहुत अधिक संख्या में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप देखिएगा कि राष्ट्रीय आय से ज़्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक में मिलेंगे। 250 के करीब क्वेश्चन इस टॉपिक में अब तक का मैंने सबसे अधिक क्वेश्चन देखा था बायोलॉजी में, टैक्सोनॉमी में, जिसमें आपको 200 के करीब क्वेश्चन थे, उससे कुछ कम थे। लेकिन यहाँ आप देखिएगा कि इस चैप्टर में 250 से अधिक क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। समझिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो इस हिसाब से आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और पिछले की 3 वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर पे नए हैं तो प्लीज़ पहले इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इसका जो टेलीग्राम ग्रुप है इसी नाम से, द जीएस सॉल्वर के नाम से, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए कि क्लासेस की पीडीएफ आपको वहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है इसलिए। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर जाइए। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। क्लास की नोट्स देखनी है तो पहले आपको फिर इसका फर्स्ट पार्ट देखना होगा यानी कि क्लास 3, जिसमें हमने बुक के नोट्स और उसके साथ साथ स्टार्टिंग के 35 क्वेश्चन कवर किए हैं। इस वीडियो में हम नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उनमें 30 टू 50 क्वेश्चन एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप देखिएगा, पहला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत सर्वाधिक है? यानी कि किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है, यानी कि अधिकतम क्षेत्रफल पर सोयाबीन की खेती की जाती है। तो इसमें सीधे तौर पर आप अब क्वेश्चन ऐसे समझिए कि कौन सा ऐसा स्टेट है जहां सबसे अधिक एरिया में सोयाबीन की खेती होती है। ऑप्शन है आपके पास उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, हालांकि ये 2012 का क्वेश्चन है लेकिन फिर भी उस टाइम के हिसाब से, और लेटेस्ट रिपोर्ट जो लास्ट 2024 का रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग भी सबसे अधिक जो सोयाबीन की खेती की जाती है वो मध्य प्रदेश में की जाती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। और 2024 के आंकड़ों के अनुसार अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश के बाद जो सेकेंड स्थान आता है वो महाराष्ट्र का और 3rd स्थान आता है राजस्थान का। यहाँ देखेंगे प्रश्न काल तथा सोपा। सोपा किसको बोलते हैं? द सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसके द्वारा जो खरीफ 2024 के आंकड़े हैं उसके अनुसार भी मध्य प्रदेश सही उत्तर होगा। द सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के खरीफ 2024 के आंकड़ों के अनुसार क्षेत्रफल के संदर्भ में, यानी कि कितने एरिया में सोयाबीन की खेती की जाती है, आप टॉप के 3 स्टेट देखोगे तो मध्य प्रदेश, जिसमें लगभग 52 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर सोयाबीन की खेती की जाती है, महाराष्ट्र जहां लगभग 45 लाख हेक्टेयर, और फिर राजस्थान लगभग 11.127 लाख हेक्टेयर एरिया पर सोयाबीन की खेती की जाती है। इसी अवधि के संदर्भ में उत्पादकता के आधार पर अगर 3 राज्यों में देखिए, यानी उत्पादन कहां पर सबसे अधिक होता है, तो महाराष्ट्र है, फिर मध्य प्रदेश है और फिर छत्तीसगढ़ है। ये उत्पादन के अनुसार है, ध्यान दीजिए। इसी अवधि में अनुमानित उत्पादन के संदर्भ में शीर्ष 3 राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और फिर राजस्थान है। ये अनुमानित उत्पादन के अनुसार हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देखिएगा, निम्नलिखित देशों में से किसमें कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन विश्व में सर्वाधिक है? और ये 2014 के आंकड़े के अनुसार पूछे गए हैं। ऑप्शन है इजराइल, मेक्सिको, पाकिस्तान या फिर ऑस्ट्रेलिया।
ऑप्शन देखिएगा दोस्तों, तो अगर हम कपास का उत्पादन देखें प्रति हेक्टेयर उत्पादन, तो 2014 के रिपोर्ट के अनुसार और जो लेटेस्ट 2025 का रिपोर्ट है इसके अनुसार भी समझिए उस टाइम पर जो आगे था आज भी वही लीड कर रहा है कपास के क्षेत्र में या फिर कपास के उत्पादन में। तो दोनों ही समय पर जो सबसे अधिक कपास का उत्पादन करता था वो है ऑस्ट्रेलिया। सो दैट ऑप्शन डी इज द आंसर। अगर आप एक्सप्लेनेशन देखें यहाँ पर तो ये क्लियरली मेंशन है कि प्रश्न काल में इट मीन्स 2015 में, और यूएसडीए का जो लेटेस्ट 2025 फरवरी का रिपोर्ट है उसके अनुसार भी आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया लीडिंग कंट्री है। फरवरी 2025 में यूएसडीए द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2023-24 में उत्पादकता के संदर्भ में शीर्ष देश ऑस्ट्रेलिया है। किसकी उत्पादकता? कपास की। ऑस्ट्रेलिया में कपास प्रति हेक्टेयर उत्पादन 2156 किलो प्रति हेक्टेयर है, यानी कि 1 हेक्टेयर में इसका उत्पादन 2156 केजी की जाती है। दूसरे और तीसरे स्थान की बात करें तो चीन और ब्राजील है। सेकंड पर चीन है और थर्ड पर ब्राजील है। और जबकि 2022-23 में चीन का स्थान जो था उत्पादकता के आधार पर आप देखेंगे 2022-23 में उत्पादकता के संदर्भ में चीन टॉप पर था, लेकिन अभी चीन जो है वो सेकंड पोजीशन पर चला गया है और ऑस्ट्रेलिया वापस से फर्स्ट पोजीशन पर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस राज्य में कपास का औसत उत्पादन सर्वाधिक है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश, असम या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। देखो अब अगर केवल ऑप्शंस की बात करें, चूंकि यहाँ पर क्या दिया है भारत के किस राज्य में कपास का औसत उत्पादन सर्वाधिक है, निम्नलिखित राज्यों में से नहीं पूछ रहा है कि नीचे जो राज्य लिखे गए हैं इनमें से किस में सबसे अधिक है। तो अगर निम्नलिखित शब्द नहीं है इसका मतलब कि ओवरऑल जितने भी स्टेट हैं बिहार में, सॉरी बिहार में बोल रहा हूँ, भारत में जितने भी राज्य हैं सबकी बात की जा रही है। और ओवरऑल अगर देखिएगा तो गुजरात में सबसे अधिक कपास की खेती की जाती है और कपास का उत्पादन भी गुजरात में सबसे अधिक है। गुजरात के बाद उड़ीसा और राजस्थान क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन ई का चयन किया जाना चाहिए। बाकी अगर ऑप्शन में बात करें कि जो ऑप्शंस ये 4 अवेलेबल हैं स्टेट, इनमें अच्छा देखो एक बात और है, अगर ऑप्शन ई नहीं रहता, इनमें से कोई नहीं दिया रहता, बस यही ऑप्शन 4 रहते, फिर हम बोलते कि आंध्र प्रदेश आंसर होगा, क्योंकि इनमें से आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक कपास की खेती होती है इन चारों स्टेट को देखेंगे तो। लेकिन यहाँ ऑप्शन ई एक दे दिया गया है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, तो हम कोई नहीं चूज करेंगे क्योंकि गुजरात में आंध्र प्रदेश से भी ज़्यादा उत्पादन होता है कपास का। आप एक्सप्लेनेशन देखिएगा तो 2017 में और जो लेटेस्ट रिपोर्ट है 2024-25 का, इसके अनुसार भी आप देखेंगे कि कपड़ा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जो लेटेस्ट रिपोर्ट जारी किया गया है 2024-25 का, उस संदर्भ में कपास की जो औसत उत्पादकता है वो सबसे अधिक गुजरात में है, जो कि लगभग 597 केजी प्रति हेक्टेयर के आसपास है। उसके बाद उड़ीसा 545.85 केजी पर हेक्टेयर दूसरे स्थान पर यह है, और तीसरे स्थान पर राजस्थान है जहां 524.38 केजी पर हेक्टेयर की उत्पादन क्षमता है। फिर कर्नाटक है चौथे स्थान पर 473 केजी प्रति हेक्टेयर के साथ है। और जो विकल्प दिए गए हैं उसमें सबसे अधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। क्वेश्चन क्या है देखिए, भारत की काली मिट्टी उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त होती है, यानी कि भारत में जो काली मिट्टी है यह किसके उत्पादन के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? कपास की फसल के लिए, धान की फसल के लिए, गन्ने की फसल के लिए या फिर गेहूं की फसल के लिए? यहाँ पर काली मिट्टी किसकी उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? ऑप्शन में आपके पास कपास था और धान की, देखो धान तो होगा नहीं क्योंकि धान के लिए ऐसी मिट्टी चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को ऑब्जर्व करे और ज़्यादा टाइम तक वाटर को ऑब्जर्व करके रखे। ऐसा नहीं कि उसको फिर से जल्दी ही वो सूख जाए पानी या फिर वेपराइज हो जाए। गन्ने के लिए और गेहूं के लिए तो होगा नहीं, गेहूं खास करके जलोढ़ मिट्टी ज़्यादा अच्छा होगा गेहूं के लिए, और काली मिट्टी कपास की फसल के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। अब चूंकि कपास का फसल सबसे अधिक गुजरात में होता है इसलिए काली मिट्टी सबसे अधिक गुजरात में पाई जाती है। इससे आप रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ काली मिट्टी अधिक होगी तभी तो वहाँ पर कपास की फसल भी अच्छी होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर है। देखेंगे कपास की फसल के लिए सर्वोत्तम मिट्टी काली मिट्टी है, जो भारत के गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक पाया जाता है। अगला सवाल है आपका 67वीं बीपीएससी प्री एग्जाम का, चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2020-21 में
भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना रहा, ये आपको बताना है। तो 2021 की रिपोर्ट के अनुसार जो अग्रिम अनुमान लगाया जाता है, यानी कि एडवांस में जो गेस किया जाता है कि कितना उत्पादन हो सकता है इंडिया में वर्ष 2020-21 में, उसके अनुसार बताना है कि क्या अनुमान था। 109.5 मिलियन टन का, या फिर 209.5, 501.5, या फिर 201.23 मिलियन टन का। को बता दें दोस्तों कि देखो, अग्रिम अनुमान 2020-21 का लगाया गया होगा 2021-22 में, और इसके अनुसार जो रिपोर्ट था उसमें भारत में गेहूं का कुल उत्पादन बताया गया था 109.5 मिलियन टन की। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर है। बाकी मैं अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप देखिएगा 21-22 के अनुसार जो 20-21 जो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है, 20-21 का चौथा अग्रिम अनुमान भारत में गेहूं का कुल उत्पादन के लिए लगाया गया था, वो 109.5 मिलियन टन था। और ऐसे ही 2024-25 के अनुसार अगर ये देखिएगा, तो यहाँ पर जो अग्रिम अनुमान लगाया गया है भारत में गेहूं उत्पादन का, वो 109.6 मिलियन टन है। तो बस 0.1 मिलियन टन का अंतर है। 0.1 मिलियन, अगर आप पुराना डेटा भी याद रखोगे तो भी नया वाला लगा सकते हो। बस 0.1 मिलियन टन का यहाँ पर क्या है, गैप है। आप देखिएगा आर्थिक समीक्षा जो रिपोर्ट है 2024-25, इसके अनुसार 23-24 में गेहूं का उत्पादन, अब देखिए यहाँ अग्रिम उत्पादन का अनुमान नहीं है, यानी कि ये एक्चुअल है उत्पादन लगभग 113.3 मिलियन टन है, जबकि 22-23 में यह 110.60 मिलियन टन दर्ज है। तो इस पूरे में आपको याद क्या रखना है, एक तो 24-25 के अनुसार जो अग्रिम उत्पादन का अनुमान लगाया गया है वो याद रखिए 109.6 मिलियन टन, और साथ ही साथ अगर 23-24 में गेहूं का कितना उत्पादन हुआ ये पूछा जाए तो ये याद रखिए 113.3 मिलियन टन। दो ही डेटा आपको याद रखना है कि 2023-24 में कितना उत्पादन हुआ, और 2024-25 के अनुसार जो अग्रिम अनुमान लगाया गया है वो कितना लगाया गया है। बस क्योंकि डेटा यहाँ पर कई सारे हैं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि याद इसमें से क्या करना है। नंबर 41 की अब मैं बात करूं, देश में गेहूं उत्पादन की दृष्टि से निम्न राज्यों का अवरोही क्रम आपको बताना है। अवरोही का मतलब कि घटते हुए क्रम में, ठीक है। अवरोही घटते हुए क्रम होता है, यानी कि पहले सबसे अधिक जहां पर उत्पादन होता है, फिर उससे कम, ऐसे। जब का ये क्वेश्चन है 2012 का, उस टाइम के हिसाब से यहाँ पर तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लेकिन आज के डेट में याद रखिए सबसे अधिक जो गेहूं का उत्पादन होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है, यानी कि यूपी में। लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार यूपी के बाद आप देखोगे एमपी है जहां पर सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन होता है, उसके बाद पंजाब है। तो आप टॉप 3 जरूर याद रखिए। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में भी देखिएगा कि प्रश्न काल के समय पर तो ए सही था, लेकिन जो लेटेस्ट रिपोर्ट है 2023-24 का, देश में गेहूं उत्पादन में शीर्ष 5 राज्य इस प्रकार हैं। पहला उत्तर प्रदेश जहां पर 35.34 मिलियन टन का उत्पादन है, फिर मध्य प्रदेश जहां 22.58 मिलियन टन का उत्पादन है, फिर पंजाब 17.74 मिलियन टन, फिर हरियाणा और राजस्थान। तो राजस्थान 5वें नंबर पे है, हरियाणा चौथे पे, फिर पंजाब तीसरे पे, मध्य प्रदेश दूसरे और उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। ये याद रखिए, गेहूं उत्पादन के संदर्भ में ये बात बताई गई है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा यहाँ पर सूची 1 और सूची 2, ये 21-22 में इन फसलों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर रहे राज्यों के नाम है। आपको मिलाना है कि कुल दलहन का उत्पादन इनमें से सबसे अधिक कहाँ हुआ, मूंगफली का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ हुआ, सोयाबीन का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ हुआ। तो ये क्वेश्चन कब पूछा गया है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये राजस्थान पीसीएस का है, 2024 में ही पूछा गया है। राजस्थान पीसीएस 2024। अब चूंकि ये 2024 का क्वेश्चन है दोस्तों, तो हम रिपोर्ट भी लेटेस्ट देखेंगे 23-24 वाला, जो भी लास्ट में उपलब्ध हो। आप देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले सोयाबीन का, तो आपको पता है कि सोयाबीन सबसे अधिक कहाँ उत्पादन किया जाता है, मध्य प्रदेश में। इसके अलावा अगर आप दलहन की बात करो तो दलहन जो पौधे होते हैं या अन्न होते हैं उनका भी उत्पादन मध्य प्रदेश में ही सबसे अधिक होता है। पोषक अनाज की अगर आप बात कीजिएगा दोस्तों, तो पोषक अनाज में सबसे अधिक राजस्थान है जहां पर पोषक अनाज सबसे अधिक होता है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन मुझे ये आ रहा है कि बी को भी हम मध्य प्रदेश में मिला दें और डी को भी मध्य प्रदेश। मूंगफली तो गुजरात आपको याद होगा, बहुत पहले ये क्वेश्चन पहले भी आता था,
मूंगफली का उत्पादन सबसे अधिक गुजरात होता है, उसके बाद राजस्थान में और फिर अलग स्टेट्स में। तो ये कंफ्यूजन एक यहाँ पर क्रिएट हो रहा है कि बी और डी क्या दोनों को हम 3 में मिलाएंगे। एक बार ऑप्शन देखते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर राजस्थान पीसीएस प्री 2024 का क्वेश्चन है। अब बी को और डी को दोनों को तो एक साथ किसी में नहीं मिलाया गया है, जबकि दोनों को मध्य प्रदेश में मिलाना था, तो मुझे लगता है कि स्टार मार्क लगा होगा। आप यहाँ आंसर में देख भी सकते हैं, स्टार मार्क लगा था। और आप देखेंगे कि कोई भी विकल्प इसके आधार पर सही नहीं है। जो 2024-25 का रिपोर्ट है उसके अनुसार, अब देखो 2024-25 में रिपोर्ट किसकी आई होगी, 23-24 की। तो लास्ट जो रिपोर्ट है उसके अनुसार कुल दलहन मध्य प्रदेश में सबसे अधिक होता है, उसके बाद महाराष्ट्र में, फिर राजस्थान में। और यहाँ पर सोयाबीन में भी देखेंगे कि सोयाबीन भी मध्य प्रदेश में सबसे अधिक होता है, ये बात मैंने बोली ही थी। फिर महाराष्ट्र और राजस्थान, ये तो हमने देखा ही रिपोर्ट। मूंगफली सबसे अधिक गुजरात में होता है और पोषक अनाज भी सबसे अधिक राजस्थान में होता है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये एमपी पीसीएस 2025 में पूछा गया है। बताइए, ये तो महा लेटेस्ट सवाल है। महा लेटेस्ट क्यों? क्योंकि ये 2025 का क्वेश्चन है, 2024 भी नहीं। अभी हमने 24 देखा था और ये क्वेश्चन 2025 में आया है एमपी पीसीएस में। क्वेश्चन है कि वर्ष 2021-22 में इनमें से कौन सा राज्य देश में क्षेत्रफल में द्वितीय और दालों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर रहा। तो क्षेत्रफल में द्वितीय लिख के ये क्वेश्चन थोड़ा आसान बना दिया गया है, और दालों के उत्पादन में प्रथम स्थान। अब ये चूंकि पिछले क्वेश्चन में ही आपने देखा था कि कुल दलहन जो था वो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादन किया गया था, तो दालों के उत्पादन में पहला स्थान मध्य प्रदेश है। और क्षेत्रफल के हिसाब से आप बहुत पहले से याद करते आए होंगे कि पहला स्थान राजस्थान का और दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का होता है। तो आप यहाँ रिपोर्ट में देखेंगे तो उत्पादन, दाल जो उत्पादन है उसमें सबसे अधिक मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र और फिर राजस्थान, यूपी और गुजरात है। और अकॉर्डिंग टू द एरिया देखिएगा तो राजस्थान सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है, उसके बाद दूसरा जो सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है वो है मध्य प्रदेश, और तीसरा है महाराष्ट्र। और अगर 24-25 का रिपोर्ट देखिएगा, ये तो 22-23 के अनुसार था। 24-25 का रिपोर्ट देखिएगा तो भी दाल उत्पादन में सबसे अधिक मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और राजस्थान ही आएंगे। अगला सवाल आप देखिएगा, एमपी पीसीएस 2024 प्री का है। 21-22 में भारत में दालों के उत्पादन में प्रथम स्थान तो फिर से मध्य प्रदेश होगा, क्योंकि उस टाइम भी मध्य प्रदेश ही था और आज भी मध्य प्रदेश ही है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 यानी कि जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके अनुसार 5.97 मिलियन टन दाल उत्पादन, जो कि पूरे भारत का, ऑल इंडिया का लगभग 24.64% है। इसके साथ मध्य प्रदेश देश में टॉप पोजीशन पर है दाल के उत्पादन में। इसके बाद महाराष्ट्र है और तीसरा जो है वो राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एमपी पीसीएस, ये भी एमपी पीसीएस का है, 2024 का ही, ये भी 2024 का है। निम्नलिखित में से 2021-22 में कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक रहा। चावल के लिए तो मैंने, हालांकि लगता है कि इस वीडियो में या पिछले वीडियो में बताया होगा, तो पहले हम ऑप्शंस देख लेते हैं। देखिएगा दोस्तों, पंजाब, बिहार, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना। अब देखो, अगर लेटेस्ट जो रिपोर्ट है वो अगर आप देखते हो, जो 2024 में आंकड़ा प्रस्तुत किया गया 24-25 में, उसके अनुसार सबसे अधिक जो चावल का उत्पादन होता है दोस्तों, ये होता है तेलंगाना में। अब तो तेलंगाना यानी कि ऑप्शन सी आज के डेट के अनुसार सही होगा, यानी 25 में मैं बता रहा हूं। लेकिन ये रिपोर्ट आने से पहले और क्वेश्चन में चूंकि 21-22 के रिपोर्ट के आधार पर क्वेश्चन पूछा गया है, तो 21-22 के टाइम पर जो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था वो था पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन डी उसके हिसाब से सही होगा। आप यहां पर देखेंगे कि 21-22 के रिपोर्ट के अनुसार चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल था, लेकिन जो इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 प्रस्तुत किया गया उसके अनुसार 23-24 में सबसे अधिक चावल उत्पादन करने वाले राज्यों में सबसे पहला स्थान है तेलंगाना का, दूसरा यूपी का और तीसरा है वेस्ट बंगाल का। तो ये पहले से तीसरी पोजीशन पर चला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर तो आपसे पूछा गया है निम्नलिखित राज्यों पर विचार करना है। ये राज्यों के नाम है और चावल उत्पादन के आधार पर इनको आपको आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। और ये 67वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है 2022 का। तो 2021-22 का रिपोर्ट आपको याद ही है, उसमें चावल का उत्पादन सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में था, तो सबसे लास्ट में पश्चिम बंगाल आना चाहिए। उसके हिसाब से ये तीनों तो ऐसे ही गलत हो गए। लेकिन क्या पश्चिम बंगाल से कम उत्तर प्रदेश, फिर उससे कम पंजाब, उससे कम आंध्र प्रदेश, ये सही है?
उसके हिसाब से ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। लेकिन आज के डेट के हिसाब से आप देखेंगे यहाँ पश्चिम बंगाल ना होकर के क्या आएगा, तेलंगाना। अभी हमने देखा कि तेलंगाना में आज के डेट में सबसे अधिक चावल का उत्पादन है। उसके बाद तेलंगाना के बाद क्या था, यूपी, और तीसरे स्थान पर था आपका पश्चिम बंगाल। तो ये तीनों लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार आप याद रखिए। यहाँ पर देखिएगा कि प्रश्न काल में डी सही था, लेकिन जो लेटेस्ट रिपोर्ट है 23-24 में चावल उत्पादन का, उसमें शीर्ष 5 राज्य देखिएगा तो तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब और छत्तीसगढ़। तो आपको 3 जरूर याद रखना है, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, जहां पर चावल का उत्पादन सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, गेहूं की सिंचाई हेतु अति क्रांतिक अवस्था क्या है? ताज निकालने की आवश्यकता, किले निकलने की आवश्यकता, बूट अवस्था या संधि की अवस्था। यानी कि इसमें यह बोल रहा है कि गेहूं को सिंचाई यानी कि पानी डालने हेतु सबसे उचित अवस्था, सबसे उपयुक्त अवस्था जो है वो कब है, यानी कि किस कंडीशन में गेहूं में पानी डालना चाहिए, सिंचाई की जानी चाहिए, जब ताज निकलता है तब, या जब किले निकलने लगती हैं फसल से तब, या फिर बूट अवस्था में या संधि की अवस्था में। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी ताज निकलने की अवस्था। ताज निकलने की अवस्था क्या है, गेहूं में जब बाली निकलना प्रारंभ होता है तो उसको हम बोलेंगे बाली निकलना। एक तरह से जैसे ही ये फूटने लगता है ना, आप देखिएगा तने में से ऐसे पहले निकलता है और ये जब फूटता है तब इसमें से बाली बाहर आती है। तो जैसे ये फूटना प्रारंभ करता है उस टाइम पर उसको सिंचाई किया जाना चाहिए। हालांकि बाकी सब भी अवस्था सिंचाई की ही है, लेकिन ज्यादा उपयुक्त हम इसमें ऑप्शन ए को चूज करेंगे। आप देखिएगा ताज निकलने की अवस्था गेहूं की सिंचाई हेतु अति क्रांतिक अवस्था होती है यदि किसी किसान को एक सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो तो उसे इसी अवस्था में सिंचाई करने की सलाह दी जाती है। बाकी जो अवस्थाएं हैं ऑप्शंस में अवेलेबल वो भी सिंचाई की क्रांतिक अवस्था से ही संबंधित हैं। अगला सवाल आप देखिएगा, यहाँ पर आपसे पूछा गया है भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल कितना है, यानी कि कितने क्षेत्रफल पर लगभग फसलों की बुआई की जाती है। सही उत्तर है दोस्तों 14 करोड़ हेक्टेयर, यानी कि ऑप्शन। आप यहाँ रिपोर्ट देखिए, कृषि सांख्यिकी 2015 के अनुसार जो रिपोर्ट है वो भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल 2012-13 में 13.99 यानी कि लगभग 14 करोड़ हेक्टेयर रहा। इसलिए ऑप्शन डी सी सही है, जो कि इसके करीब का है। बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्र यानी नेट एरिया सोन से तात्पर्य है फसलों और बगीचों के साथ बोए गए कुल क्षेत्र, यानी कि जितना क्षेत्रफल पर बुआई की गई है। इसके आकलन के क्रम में एक वर्ष से अधिक बार बोए गए क्षेत्र को भी एक ही बार गिना जाता है। यानी एक वर्ष में अगर गेहूं 2 बार बो दी गई तो भी उसको काउंट एक ही बार किया जाएगा कि इतने जगह पर उसका खेती हुआ। सितंबर 2024 में जो जारी लैंड यूज स्टैटिक्स एंड अ ग्लांस रिपोर्ट है 2022-23 का जो रिपोर्ट है उसके अनुसार 22-23 के संदर्भ में कुल शुद्ध बोया गया क्षेत्र जो था वो 140.71 मिलियन हेक्टेयर है। और फिर 22-23 के संदर्भ में ही फसल सघनता जो है वो 155.9% और शुद्ध सिंचित क्षेत्र जो है वो 79.31 मिलियन हेक्टेयर है। तो यहाँ याद रखने योग्य इतने सारे डेटा में आपके पास एक तो ये है, शुद्ध बुआई क्षेत्र जो है लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार ये 140.71 मिलियन हेक्टेयर है, ठीक है। और दूसरा फसल सघनता कितना है, लगभग 156% की फसल सघनता है। और शुद्ध सिंचित क्षेत्र जो है वो 79.31 मिलियन हेक्टेयर है। तो ये 3 डेटा है जो आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2012 यूपी पीसीएस मेंस का भारत की औसत फसल गहनता लगभग कितना है। अब यहाँ पर रिपोर्ट है उसके अनुसार अभी हमने देखा दोस्तों कि जो फसल सघनता है वर्तमान में जो लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार वो 155.9% की है। लेकिन अगर आप इसकी बात करोगे तो ये 2012 का क्वेश्चन है, तो 2012 के टाइम पर फसल सघनता इतनी नहीं थी, इससे कम थी। तो ये दोनों तो नहीं होगा, 135% के करीब उस समय फसल सघनता थी 2012 के टाइम पर जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। तो आप देखेंगे प्रश्न काल के हिसाब से बी सही है, लेकिन जो लैंड यूज स्टैटिक्स एट अ ग्लांस 2022-23 का रिपोर्ट है इसके अनुसार 22-23 के संदर्भ में अगर फसल गहनता यानी सघनता की बात कीजिएगा तो ये 155.9% का है, ये आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्न में से किस वर्ष में खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि दर ऋणात्मक रही है? खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि दर समझिए ऋणात्मक किस साल रहा था, ये पूछा गया है। 2001-2 में, 3-4 में, 5-6 में या फिर 4-5 में। दोस्तों जब ये क्वेश्चन पूछा गया है 2008 में, उस टाइम के अनुसार देखोगे तो उससे पहले का कोई आंसर बताना है तो ऐसे में ऑप्शन सी उत्तर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि दर है वो ऋणात्मक रहा है। ऋणात्मक रहने का मतलब है कि पिछले साल की तुलना में वर्तमान साल में जो खाद्यान्न का उत्पादन है वो पॉजिटिव ना होकर निगेटिव हो जाना, यानी कि उत्पादन में कमी हो जाना एक तरह से। तो ऑप्शन सी उसके हिसाब से सही है। अब आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार देखिएगा तो 2014-15 से 2023-24 के बीच में 2015-16 ही एक ऐसा वर्ष रहा जिसमें 2014-15 यानी पिछले वर्ष की तुलना में खाद्यान्न उत्पादन में कमी दर्ज की गई। विगत वर्षों के संदर्भ में जारी आंकड़ों के अनुसार, यानी कि 2024-25 से पहले जो आंकड़े जारी किए गए थे उसके अनुसार 13-14 की तुलना में 14-15 में भी खाद्यान्न में कमी दर्ज की गई थी। यानी कि अगर 24-25 के रिपोर्ट से पहले की रिपोर्ट की बात माने तो 13-14 की तुलना में 14-15 में भी निगेटिव यानी कि ऋणात्मक रहा खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि दर। और जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके अनुसार यह रिपोर्ट 2015-16 में बताया गया है कि निगेटिव रिपोर्ट दिया है। तो अगला सवाल आप देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में वृद्धि की दर ऋणात्मक रही? तो अभी हमने देखा कि अगर ये लेटेस्ट यानी 2023-24 का रिपोर्ट हम कहें या फिर 24-25 के रिपोर्ट के अनुसार कहते तो 15-16 आंसर होता, लेकिन ये 2017 का सवाल है। तो 2017 के टाइम के रिपोर्ट के अनुसार देखिएगा तो मैंने बोला था कि 2015-16 के अलावे 14-15 में भी ये निगेटिव दर्ज किया गया है। यहीं पर आपको मैंने दिखाया भी था। आप देखेंगे कि जो लेटेस्ट 24-25 का रिपोर्ट है उसके अनुसार केवल और केवल 2015-16 में पिछले वर्ष की तुलना में निगेटिव उत्पादन वृद्धि दर रहा। लेकिन अगर इससे पहले की रिपोर्ट देखिएगा तो 13-14 की तुलना में 14-15 भी एक ऐसा वर्ष है जहां पर उत्पादन में कमी दर्ज किया गया है। और ये क्वेश्चन चूंकि 2017 में पूछा गया है तो 24-25 के रिपोर्ट को तो हम मानेंगे नहीं, इससे पहले का ही रिपोर्ट चलेगा। तो उसके अनुसार 2014-15 ही सही उत्तर होगा। ठीक है, यहाँ देखिएगा पॉकेट बुक ऑफ एग्रीकल्चरल स्टैटिक्स 2017 के अनुसार दिए गए, ये 2017 की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, दिए गए विकल्पों में 2014-15 में जो स्थिर कीमतों पर कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में ऋणात्मक वृद्धि दर जो कि -0.2% दर्ज की गई थी 28 फरवरी 2025 को जारी राष्ट्रीय आय के द्वितीय अग्रिम अनुमान 2024-25 के अनुसार स्थिर कीमतों पर कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में वृद्धि दर वर्ष 2024-25 में अगर आप देखेंगे सेकेंड एई यानी एई का मतलब यहाँ एस्टिमेट से है में 4.6% तथा 23-24 में फर्स्ट आरई में 2.7% रहा। चालू कीमतों पर कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की वृद्धि दर 24-25 में कितनी रही? सेकेंड एई में ये 11% और 23-24 में आपका रहा ये 9.6%। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 52, यहाँ आपसे पूछा गया है किस वर्ष कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की वार्षिक औसत वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर नकारात्मक हो गई थी, यानी कि निगेटिव परसेंटेज हुआ था। तो आप देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन है 2002-3, 3-4, 5-6 या फिर 6-7। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है 2015 का। अगर आपको याद हो पिछले किसी क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि 2014-15 में भी निगेटिव वृद्धि हुई थी, यानी कि जो औसत वृद्धि दर थी वो नकारात्मक थी 14-15 में भी। हालांकि इस क्वेश्चन के ऑप्शन में 14-15 कहीं भी नहीं है, तो इस ऑप्शंस के हिसाब से देखोगे तो 2-3 जो है 2002 से 2003 इसमें भी जो औसत वृद्धि दर थी वो नकारात्मक रही थी। तो उसके हिसाब से 2-3 सही होगा। आप देखेंगे 2002-3 के दौरान स्थिर कीमतों पर कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों की जो वार्षिक औसत वृद्धि दर थी ये नकारात्मक थी। इसके अलावा वर्ष 2014-15 में अगर देखिएगा तो 2011-12 की अपेक्षा, क्योंकि पिछले वर्षों से कंपेयर किया जाता है कि पिछले वर्षों की अपेक्षा जो कृषि और उसके संबद्ध क्षेत्रों में
औसत वृद्धि है वो सही में पॉजिटिव रही या फिर नेगेटिव रही, तो पिछले कई वर्षों में उसका तुलना किया जाता है। तो आप देखेंगे 14-15 में देखोगे तो ये 2011-12 की तुलना में यहाँ पर कृषि और संबद्ध क्षेत्र की जो वृद्धि दर रही वो ऋणात्मक यानी कि नकारात्मक रही, -0.2% दर्ज की गई थी। फिर 28 फरवरी 2025 को जो राष्ट्रीय आय के द्वितीय अग्रिम अनुमान लगाया गया, उसके अनुसार 2024-25 के अनुसार अगर आप देखोगे तो 2011-12 की स्थिर कीमतों पर 24-25 तथा 23-24 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र का जो वृद्धि दर रहा ये लगभग 4.6% और 2.7%, यानी कि लेटेस्ट अगर 24-25 की बात करो तो 4.6% की वृद्धि है, और 23-24 की अगर बात करो आप तो 2.7% की वृद्धि है। और अगर यह चालू कीमतों पर वृद्धि देखिएगा तो 11% 24-25 में और 9.6% ये 23-24 में है। तो आपको दो चीजें यहाँ पर याद रखनी है जो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला तो 2024-25 में जो अग्रिम अनुमान होता है, यहाँ पर अग्रिम अनुमान इसके अनुसार 24-25 में कितना वृद्धि हुआ और 23-24 में कितना वृद्धि हुआ। तो 24-25 में हुआ 4.6% और 23-24 में हुआ ये 2.7%। किसके कंपेरिजन में? 2011-12 के कंपेरिजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ये पूछ रहा है कि 1997-98 में भारतीय कृषि उत्पादन ने ऋणात्मक वृद्धि दर्शाई है, कितनी ऋणात्मक? तो ये 1998 का ही क्वेश्चन है, तो उस टाइम के हिसाब से आप देखेंगे तो 1% ऋणात्मक वृद्धि दर्शाया गया था, 97-98 की हम बात करें तो। ठीक है, और वर्तमान के लिए पीछे हमने देखा है कि 2011-12 के हिसाब से 24-25 में 4.6% की वृद्धि हुई है और 2.7% की वृद्धि रही किसमें? 23-24 में। अगला सवाल है, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया? ऑप्शन है आपके पास दोस्तों, तीसरी में, पांचवी में, नौवीं में या फिर सातवीं में। आपको याद होगा दोस्तों, जब भी देखिए अगर कोई युद्ध हो जाए या किसी तरह का अकाल पड़ जाए, सूखा आ जाए, बाढ़ आ जाए अगर पूरे राष्ट्र स्तर पर, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि जो उत्पादकता होगी खासकर कृषि के क्षेत्र में वो ऋणात्मक चला जाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर होगा दोस्तों वह योजना जिसमें कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया, और यह पंचवर्षीय योजना है, तीसरा पंचवर्षीय योजना जो कि 1961 से लेकर के और 1966 तक रहा इसका टाइमिंग, इस पंचवर्षीय योजना का। अब देखोगे कि इस टाइम पीरियड में दो प्रमुख घटनाएं हुई भारत में। एक तो भारत चीन युद्ध हुआ, भारत और चीन का युद्ध जो कि 1962 में हुआ। दूसरा भारत पाक युद्ध हुआ, यानी कि पाकिस्तान और भारत के बीच जो युद्ध हुआ 1965 में। तो ये दोनों ही युद्ध इस टाइम पीरियड के अंतर्गत आते हैं, आप देखेंगे, और यही दोनों युद्ध इसके कारण भी रहे जिसके कारण कृषि ने निगेटिव लगभग आप देखेंगे -1% की यहाँ पर जो निगेटिव यानी कि ऋणात्मक विकास था वो प्रदर्शित किया। अब एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं, तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक वृद्धि प्रदर्शित किया। 1961 से 65 के दौरान जो उत्पादन वृद्धि दर रही कृषि में वो -1.0% दर्ज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 55th की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, एक कथन है और एक कारण है, बताना है कौन किसकी व्याख्या किस प्रकार करता है। भारत में खाद्यान्न उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भरता प्राप्त हो गई है, यानी कि भारत में खाद्यान्न के उत्पादन के पर देखें तो भारत अब पूर्णतः आत्मनिर्भर है। अब भारत थोक मात्रा में खाद्यान्न का आयात न है। अब निश्चित तौर से अगर पूर्णतः आत्मनिर्भर हो जाएगा तो उसको थोक मात्रा में आयात करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। देखिए दोस्तों, भारत में जब से हरित क्रांति आया, हरित क्रांति के बाद आप देखेंगे कि निश्चित तौर पर खाद्यान्नों के उत्पादन में काफ़ी अधिक वृद्धि देखी गई भारत के अंदर, और ऐसे में हम कहेंगे दोस्तों कि हरित क्रांति के बाद आने के बाद से भारत खाद्यान्न उत्पादन में अपेक्षित वृद्धि किया, और इसलिए अब भारत को थोक मात्रा में खाद्यान्न आयात करने की आवश्यकता नहीं है।
हालांकि आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन 2002 और 2003 में पूछा गया है और उस टाइम के हिसाब से भी आप देखेंगे तो ये दोनों ही कथन सही है, इसलिए हम ऑप्शन ए को चूज करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर दोस्तों, हरित क्रांति के बाद से भारत में खाद्यान्न उत्पादन में अपेक्षित वृद्धि हुई है। 1950-51 में कुल उत्पादन जो था वो 50.8 मिलियन टन था, जो कि 2001-2 में बढ़कर लगभग 4 गुने से भी अधिक यानी कि 211.9 मिलियन टन हो गया। इस प्रकार इस अवधि में खाद्यान्न उत्पादन में 4 गुने से अधिक वृद्धि हुई तथा भारत खाद्यान्न में लगभग आत्मनिर्भर हो चुका है उस टाइम पर भी। तो 1-2 में भारत द्वारा खाद्यान्न का आयात कुल आयात मूल्य का केवल और केवल 4.5% था, यानी कि अगर 100% अलग अलग चीजें आयात की गई तो उसमें खाद्यान्न का केवल आयात कितना हुआ, ओनली 4.5%, जो कि ओवरऑल काफी कम है। इस प्रकार दोनों ही कथन और कारण सारे सही हैं, लेकिन अब लेटेस्ट रिपोर्ट अगर 24-25 की इकोनॉमिक सर्वे आप देखो तो उसके अनुसार 23-24 में खाद्यान्न उत्पादन 332.3 मिलियन टन दर्ज है, जबकि पिछले साल यानी 22-23 में यह 329.7 मिलियन टन दर्ज था। फिर भी आप देखेंगे कि अगर हम 2001-2 से आज के टाइम का कंपेयर करें तो भी वृद्धि हुई है, निश्चित तौर पर वृद्धि हुई है, लेकिन उतना अधिक जितना आप सोचोगे कि जैसे उस समय 4 टाइम्स हो गया, अभी 4 टाइम्स हो जाए, तो ऐसा नहीं हुआ है। आप पिछले एक साल में देखेंगे तो 329 से 332 करीब-करीब 3 मिलियन टन का यहाँ पर अंतर है और ये भी चूंकि वृद्धि ही है तो इसको नेगेटिव में नहीं लिया जाएगा, पॉजिटिव में ही लेंगे। 3 मिलियन टन ही सही, लेकिन ये पॉजिटिव है तो हम यहाँ पर बोलेंगे वृद्धि हुई है। तो याद रखिए, जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके अनुसार 332 और 329 दोनों आपको याद रखना है, 332 मिलियन टन और 329.7 मिलियन टन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं दोस्तों 56 की, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है दोस्तों, निम्नलिखित कथन से हम क्या समझते हैं? भारत ने राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा प्राप्त कर ली है परंतु पारिवारिक सुरक्षा नहीं प्राप्त की है। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है। प्रत्येक परिवार को अंतःस्थ यानी बफर स्टॉक उपलब्ध नहीं है। दूसरा ऑप्शन है आपके पास खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि दर्शाता है परंतु प्रति व्यक्ति उपलब्धता घटी है। फिर गरीबी से नीचे रेखा में व्यक्तियों की संख्या बढ़ी है और लास्ट है खाद्यान्न स्टॉक पर्याप्त है परंतु सभी परिवारों को उसे प्राप्त करने की सामर्थ्य नहीं है। देखिए, ये बात तो तय है दोस्तों कि जब से हरित क्रांति आया भारत में उसके बाद से खाद्यान्न के उत्पादन में निश्चित तौर पर अपेक्षित वृद्धि भी हुई है और वृद्धि के साथ साथ अपेक्षित वृद्धि होने से तात्पर्य यह है कि जितना चाहिए लगभग उतना खाद्यान्न का उत्पादन हो रहा है। इसका मतलब तो यह है कि खाद्यान्न सुरक्षा या फिर जितना चाहिए उतना उत्पादन हुआ, लेकिन पारिवारिक सुरक्षा नहीं प्राप्त है। इसका मतलब यह हो सकता है दोस्तों कि सभी परिवारों को वो खाद्यान्न आसानी से और सुलभ तरीके से उपलब्ध नहीं है। आप पूछोगे कि जैसे कोई उदाहरण दीजिए, तो मैं आपको बताता हूँ। मान लो कि अगर किसी गांव में 100 परिवार हैं, 100 परिवार में से 50 या फिर 40 ऐसे हैं जो धनी लोग हैं और 60 ऐसे हैं जो गरीब हैं। 60 में से भी दो कैटेगरी मान लो, जिसमें से 40 ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं और 20 ऐसे हैं जो कम गरीब हैं। तो यहाँ पर होगा क्या कि मान लो अब 100 लोगों के लिए अगर खाद्यान्न उपलब्ध भी हो, मान लो 100 टन की मैं बात करूं कि 100 टन खाद्यान्न उपलब्ध है, तो अब देखोगे कि जो ज़्यादा धनी थे वो इसमें से 100 टन में से हो सकता है 40 लोग इसमें से 80 टन यही खरीद लें या 60 टन खरीद लें, और जो गरीब लोग बचे लास्ट लास्ट तक उनके लिए बचे ही नहीं, क्योंकि जिसके पास धन ज़्यादा होगा वो समर्थ व्यक्ति होगा और वो आसानी से उसको खरीद कर उसका उपयोग कर पाएगा। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि खाद्यान्न तो उपलब्ध है, स्टॉक भी उपलब्ध है, लेकिन सभी परिवार उसको प्राप्त नहीं कर सकते या फिर उनमें सामर्थ्य नहीं है, धन की कमी है, क्रय शक्ति नहीं है। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो देखो, स्टॉक उपलब्ध नहीं है ये तो ऐसे ही गलत हो गया क्योंकि स्टॉक तो है। फिर यहाँ उत्पादन वृद्धि है लेकिन प्रति व्यक्ति उपलब्धता घटी है। देखिए, उपलब्धता घटी नहीं है, उपलब्ध तो है लेकिन वो क्रय नहीं कर सकता है। तो उपलब्धता घटी है ऐसा नहीं कह सकते हैं, उतना जरूर उपलब्ध है कि सबके लिए मिल पाए। और गरीबी रेखा से नीचे जो व्यक्ति है उसकी संख्या बढ़ी है, ये भी बिल्कुल गलत है। यहाँ पर आप देखेंगे स्टॉक पर्याप्त है खाद्यान्न का, लेकिन सभी परिवारों को उसे प्राप्त करने की शक्ति नहीं है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आई होप कि आप ये बात समझ पाए होंगे। फिर भी मैं बुक की एक्सप्लेनेशन एक बार
पढ़ देता हूं। 1960 के दशक में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में खाद्यान्न उत्पादन में निश्चित तौर पर वृद्धि हुई है। इसके साथ भारत की जनसंख्या में भी तेजी से वृद्धि हुई है। फिर आप देखेंगे 1990 के दशक में उसके प्रारंभ में पूंजीवादी नीति के अनुपालन के कारण संक्रमणशील भारतीय अर्थव्यवस्था में तीव्र आर्थिक वृद्धि का लाभ समाज के निम्न वर्गों को प्राप्त नहीं हो पाया। इन सब कारणों का या फिर इन सब कारकों का सम्मिलित प्रभाव यह रहा कि पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्धता के बावजूद भी क्रय शक्ति सामर्थ्य के अति निम्न स्तर होने के कारण खाद्यान्न समाज के अति कमजोर वर्ग यानी कि गरीब के क्रय शक्ति से बाहर रहा। और इसी संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि भारत ने राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा तो प्राप्त कर ली, किंतु पारिवारिक सुरक्षा अभी तक प्राप्त नहीं कर सका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नीचे दो कथन फिर से दिए गए हैं और वही बताना है कथन और कारण सही है कि गलत है। पहला देखिए कथन क्या है यहाँ पर, बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए भारतीय कृषि में महत्वपूर्ण तकनीकी और संस्थागत सुधारों की आवश्यकता है। कारण क्या दिया गया है इसका कि भारत के कई हिस्सों में बड़ी संख्या में किसान अभी भी कृषि के लिए मानसूनी वर्षा और मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर हैं। अब देखिए अगर हम पहले कथन की बात करें दोस्तों, जो कथन है यहाँ पर कि बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए भारतीय कृषि में महत्वपूर्ण तकनीकी और संस्थागत सुधारों की आवश्यकता है। अब सबसे पहले आप देखेंगे भारत में आबादी है, जनसंख्या है, निश्चित तौर पर यह काफी तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन ये सोचिए कि क्या जिस रफ्तार से आबादी बढ़ रहा है उसी रफ्तार से भारतीय कृषि में तकनीकी और संस्थागत जो तरीके हैं उसमें सुधार हो रहे हैं या नहीं। तो निश्चित तौर पर देखेंगे कि ऐसा दोनों का जो रेट है, वृद्धि का दर है, वो बिल्कुल इक्वल नहीं है। आबादी काफी ज्यादा रफ्तार से बढ़ रहा है, जबकि भारतीय कृषि में चाहे तकनीकी हो या संस्थागत हो, दोनों ही सुधार उतनी तेजी से नहीं हुए या फिर उतनी तेजी से अभी भी नहीं हो रहे हैं जितनी तेजी से आबादी बढ़ रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जनसंख्या तो काफी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन भारतीय कृषि की जो तकनीक है और जो संस्थागत व्यवस्थाएं हैं वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं। दोनों में काफी अंतर है। अगर मैं प्रतिशत में भी बात करूं तो जो आबादी बढ़ने का प्रतिशत है और जो भारतीय कृषि में सुधार का प्रतिशत है, चाहे वो टेक्निकली हो या फिर किसी और तरीके का सुधार हो या फिर या मशीन से रिलेटेड सुधार हो, जिस भी प्रकार की सुधार हो, अगर प्रतिशत में देखेंगे तो आबादी के बढ़ने के प्रतिशत से इसकी सुधार का जो प्रतिशत है वो काफी कम रहा है। इसलिए ये कथन जो है ये निश्चित तौर पर सही है। आबादी जिस दर से बढ़ रहा है उसी दर से तकनीकी और संस्थागत सुधारों की भी आवश्यकता है। अब कारण की बात कर लें कि भारत के कई हिस्सों में बड़ी जनसंख्या में किसान अभी भी कृषि के लिए मानसूनी वर्षा और मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर है। तो ये भी निश्चित तौर पर यहाँ पर सही है। कारण में भी जो कथन लिखा गया है ये सही है, क्योंकि भारत के कई ऐसे हिस्से हैं या कई ऐसे जगह हैं जहां पर किसान जो हैं वो मानसूनी वर्षा का ही इंतजार करते हैं। अलग से उनके पास सिंचाई की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। खासकर कुछ पहाड़ी इलाके देखिए जहां पर ये सारी व्यवस्थाएं करना मुश्किल है या इतनी आसानी से नहीं हो पाती है। कई ग्रामीण इलाके ऐसे हैं जहां तक ये सारी सिंचाई की व्यवस्थाएं अभी तक नहीं पहुंच पाई है। और ऐसे ही उर्वरता में भी वो प्राकृतिक मिट्टी के जो अपना नेचुरल फर्टिलाइजेशन होता है, उर्वरता होता है, उस पर वो निर्भर करते हैं। तो यहाँ पर कारण भी सही है, लेकिन जो कथन है उसके हिसाब से ये कारण नहीं है। तो हम ये बोलें कि कथन कारण दोनों सही तो है, लेकिन कारण जो है वो कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। क्यों व्याख्या नहीं कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर देखिए वर्षा और मिट्टी की उर्वरता और यहाँ तकनीकी और संस्थागत सुधारों की बात की गई है, तो इसमें टेक्निकल ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए हम बोलेंगे कि दोनों कथन भले ही सही है, लेकिन कारण जो है वो इस कथन के हिसाब से नहीं लिखा गया है। तो हम पहला ऑप्शन तो गलत मान लें, क्योंकि कारण कथन का सही व्याख्या नहीं कर रहा है। यहाँ पर इसमें आर को ही गलत बोल दिया, इसमें ए को गलत बोल दिया, तो ऑप्शन डी बचा जो कि सही होगा। यानी ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन डी सही है। देश में जिस तरह से आबादी बढ़ रहा है उसी की तुलना में कृषि क्षेत्र में यांत्रिकरण
तथा तकनीकी और संस्थागत सुधार नहीं हो रहे हैं। हालांकि वर्तमान समय में भारत में खाद्यान्नों के संदर्भ में भारत आत्मनिर्भर हो चुका है, फिर भी कृषि के क्षेत्र में तकनीकी और संस्थागत सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि देश की जनसंख्या वृद्धि और कृषि में जो तकनीकी और संस्थागत सुधार की वृद्धि है, दोनों में काफी अंतर है। इसलिए कथन ए जो है ये सही है। और इसी प्रकार देखेंगे देश के कई हिस्सों में किसान आज भी मानसूनी वर्षा और मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर हैं, क्योंकि सिंचाई सुविधाएं तथा उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता देश के सभी क्षेत्रों में पर्याप्त उपलब्ध नहीं है। अतः आर भी सत्य है, लेकिन ए की व्याख्या सही से आर नहीं कर पाता है, इसलिए ऑप्शन डी को चूज किया गया है। 58th क्वेश्चन की बात करो तो ये भी 2 बार आ चुका है। पीडीएस के संदर्भ में वर्ष 2000 में प्रकाशित लेखा एवं परीक्षा नियंत्रक की रिपोर्ट के अनुसार 1992-93 और 1998-99 में खाद्यान्न पर दिए जाने वाले अनुदान में वृद्धि हुई है। 2 गुने से अधिक, 4 गुने से अधिक, 3 गुने से अधिक या 5 गुने से अधिक। सही उत्तर है दोस्तों यहाँ पर 3 गुने से अधिक, यानी कि ऑप्शन बी सही है। आप यहाँ डिटेल में देखिएगा, वर्ष 92-93 में खाद्यान्न पर जो सब्सिडी दी जाती थी वो 2800 करोड़ रुपए थी, जो कि 98-99 में बढ़कर 8700 करोड़ रुपए हो गया। तो इसका कितना गुना हुआ? 28 तिया होता है 84, तो 8400 होता तो 3 गुना होता, लेकिन उससे भी थोड़ा अधिक है, तो हम बोलेंगे 3 गुने से थोड़ा अधिक, और यही हमने ऑप्शन बी को मार्क किया। और डिटेल में आप देखेंगे तो इस प्रकार इस अवधि में खाद्यान्न पर दी जाने वाली जो सब्सिडी है, इसमें 3.1 गुना की वृद्धि दर्ज की गई। अब बजट अगर 25-26 की देखोगे तो कुल सब्सिडी यहाँ पर जो है वो है आपका 4,26,216.21 करोड़ रुपए प्रस्तावित की गई है, जिसमें खाद्य सब्सिडी जो है वो आप देखेंगे 2,03,420 करोड़ रुपए है। और वर्क सब्सिडी जो है वो 1,67,887.20 करोड़ रुपए है। और पेट्रोलियम सब्सिडी 12,100.01 करोड़ रुपए हैं। और ऐसे ही ब्याज सब्सिडी जो है वो 27,840.38 करोड़ रुपए, और अन्य सब्सिडी जो है ये 14,968.62 करोड़ रुपए अनुमानित है। तो यहाँ पर खाद्यान्न की अगर हम केवल बात करें तो खाद्यान्न वाला सब्सिडी याद रखिए, आप देख भी पाएंगे यहाँ पर खाद्यान्न में खाद्य सब्सिडी जो टोटल है वो 2,03,420 करोड़ रुपए की सब्सिडी 2025-26 में प्रस्तावित है। तो ये आप आंकड़ा याद रख सकते हैं, क्योंकि ये कई बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, एमपीपीसीएस 2025 का लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत किन कृषि उत्पादों में सबसे बड़ा उत्पादक है? यानी इनमें से कौन ऐसे 3 कृषि उत्पाद है जिनका उत्पादन भारत में पूरे विश्व में सबसे अधिक होता है? तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन है चावल, गेहूं, कपास, दूध, दाल और मसाले, चाय, कॉफी और जूट, गन्ना, मक्का और तिलहन। देखो कॉफी तो नहीं होगा। और फिर बात करते हैं दूध और दाल, ये बहुत पहले से ही भारत इसमें नंबर 1 रहा है, तो निश्चित तौर पर ऑप्शन बी अपना सही उत्तर है। याद रखिए वर्तमान समय में यानी 2025 के टाइम में भी भारत दूध, दाल और मसालों के उत्पादन में पूरी दुनिया में सबसे आगे है। आप यहाँ देखेंगे दोस्तों FAO के अनुसार, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार भारत दूध, दाल, जूट तथा मसाले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जबकि चावल, गेहूं, कपास, गन्ना, मूंगफली इत्यादि में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत। तो याद रखिए किसमें किसमें 1 नंबर है? दूध, इसके अलावे दाल, और फिर जूट, और फिर मसाले। और सेकंड पोजीशन किसमें है? चावल में, गेहूं में, कपास में, गन्ना में और मूंगफली में। आई होप कि ये आपको याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से विश्व में सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? चीन, यूएसए, ब्राजील और भारत। यहाँ पर चीन सही उत्तर है, सब्जियों का सबसे अधिक उत्पादन चीन में किया जाता है। ये भी आप ध्यान दे सकते हैं यहाँ पर कि ये क्वेश्चन है 2015 का, लेकिन वर्तमान समय में भी सब्जियों का सबसे अधिक उत्पादन चीन में किया जाता है, और भारत जो है सब्जियों के उत्पादन में ये सेकंड पोजीशन पर आता है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, यही चीज यहाँ पर लिखा गया है, तो इसको मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, 15-16 में भारत में निर्यातित प्याज की मात्रा लगभग कितनी थी? दोस्तों 15-16 के हिसाब से देखिएगा तो लगभग 12 टन प्याज का निर्यात किया गया था। और लेटेस्ट रिपोर्ट अगर आप देखोगे तो 2024 में भारत द्वारा लगभग 17 लाख टन प्याज का निर्यात किया गया है।
तो यहाँ पर आप ये चीज डिटेल में भी देख सकते हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2015-16 में कुल 12,01,245.29 मीट्रिक टन प्याज का निर्यात किया गया, जिसका कुल मूल्य जो है वो 2,747.41 करोड़ रुपए था। इसी प्रकार अगर आप देखते हैं एपेडा द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, अगर वित्तीय वर्ष 2024 की हम बात करें तो इस वर्ष भारत द्वारा निर्यातित प्याज की मात्रा 17,17,439.35 मीट्रिक टन है, जिसका मूल्य जो है वो 473.72 मिलियन यूएस डॉलर है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ रुपए में था लेकिन यहाँ पर यूएस डॉलर बताया गया है। तो करीब करीब 17 लाख टन आप याद रख सकते हैं 2024 में प्याज का निर्यात भारत द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर फिर से आपको एक कथन और एक कारण दिया गया है। आपको बताना है यहाँ पर वही कि कौन किसकी सही व्याख्या करता है, कौन सही कौन गलत। पहला कथन है यहाँ पर, भारत संयुक्त राज्य अमेरिका से सेब आयात नहीं करता है। दूसरा है, भारत में विधि के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना आनुवांशिक रूप से रूपांतरित खाद्य यानी कि फूड के आयात पर प्रतिषेध है। देखिए, सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको मैं दिखा दूं यहाँ पर कि ये आईएएस प्री 2024 का क्वेश्चन है, यानी कि लेटेस्ट यूपीएससी प्री का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छा है, जरूर याद रखिए। निश्चित तौर पर ये हो सकता है कि किसी स्टेट पीसीएस द्वारा पूछ लिया जाए। आप देखेंगे सबसे पहले कथन की अगर मैं बात करूं, जिसमें बोला जा रहा है कि भारत अमेरिका से सेब का आयात नहीं करता है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारत अमेरिका से सेब का आयात करता है। इसलिए पहला तो गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर नहीं लगा है। अब पहला को जहां भी सही बोला गया है वो तो हटा ही दो। जैसे यहाँ पर बोला है कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, इसमें कथन 1 कथन 2 दोनों सही है, यहाँ भी कथन 1 सही है, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन डी इकलौता ऑप्शन बचता है जो सही होगा। दूसरे ऑप्शन की मैं बात करूं तो यहाँ पर ये आपको बोला गया था कि भारत में विधि के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना आनुवांशिक रूप से रूपांतरित चट्टान बोल रहा हूँ खाद्य यानी कि फूड के आयात पर प्रतिबंध है या फिर प्रतिषेध है। तो देखिए, भारत में एक अथॉरिटी है जिसको हम बोलते हैं FSSAI, इसकी भी वैकेंसी आती है एसएससी की तरह ही, उसी के पैटर्न पर लगभग इसका एग्जाम होता है। तो देखेंगे कि FSSAI जो है इसके द्वारा अनुमोदन के बाद ही भारत में किसी रूपांतरित खाद्य पदार्थ को बेचा जा सकता है या उसका आयात किया जा सकता है। तो दूसरा यहाँ पर बिल्कुल सही है और पहला गलत है। अब आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो जून 2023 में भारतीय प्रधानमंत्री की यूएसए की राजकीय यात्रा के दौरान यूएसए और भारत के बीच लंबित 6 WTO विवादों के समाधान की घोषणा की गई, जिसके अनुसरण में भारत ने सेब सहित 8 अमेरिकी उत्पादों पर अतिरिक्त शुल्क हटा दिए, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय इस्पात और एल्युमिनियम निर्यात के लिए अमेरिकी बाजार में पहुंच बहाल हो गई। अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि वर्ष 2019 में यूएसए द्वारा कुछ इस्पात और एल्युमिनियम उत्पादों पर शुल्क बढ़ा दिया गया था, और इसी प्रतिक्रिया में भारत ने भी अमेरिकी सेब पर 20% अतिरिक्त शुल्क लगा दिया। अब जब अमेरिकी सेब पर भारत द्वारा 20% अलग से टैक्स लगाया गया तो इसके बाद हुआ क्या, जो यूएसए से भारत में सेब का आयात होता था ये वर्ष 2018-19 में 145 मिलियन डॉलर था, यानी कि इतने कीमत का सेब भारत में आयात किया जाता था। लेकिन जैसे ही 20% एक्स्ट्रा शुल्क लगाया गया तो 22-23 में ये घटकर केवल और केवल 5.27 मिलियन डॉलर का रह गया। अब सितंबर 2023 में जब ये आप देखेंगे कि प्रतिबंध हटाया गया, तो प्रतिबंध हटाने के बाद यहाँ पर सेब पर प्रतिकारी आयात शुल्क जो 20% एक्स्ट्रा था उसको हटा दिया गया, और इसके बाद अगले 3 महीनों में ही भारत में जो अमेरिकी सेब की आयात थे उसमें 40 गुना वृद्धि देखी गई। तो इस प्रकार पहला कथन तो सही हो गया क्योंकि अमेरिकी सेब का भारत में आयात किया जाता है। दूसरा जो था, भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI के अनुमोदन के बिना आनुवांशिक रूप से रूपांतरित खाद्य यानी कि जिसको हम GM फूड बोलते हैं के आयात, विनिर्माण, वितरण और विक्रय पर प्रतिषेध है। भारत में आनुवांशिक रूप से रूपांतरित यानी कि GM फसलों को अनुमति पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अधिसूचित 1989 के नियमों के अंतर्गत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा गठित GEAC यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी द्वारा प्रदान की जाती है। साथ ही आनुवांशिक रूप से
रूपांतरित खाद्य के आयात हेतु भी जीईएसी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। अभी तक भारत में केवल एक आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल, जिसको बीटी कॉटन या बीटी कपास बोला जाता है, यह एक खाद्य फसल नहीं है। इसकी व्यावसायिक कृषि की जीईएसी द्वारा अनुमोदन दिया गया है, यानी कि अनुमति दी गई है। वर्ष 2022 में भारत में जीएम सरसों की व्यावसायिक कृषि को भी जीईएसी के द्वारा अनुमति दी गई है, किंतु यह मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। लेकिन फिर भी कथन 2 सही है, क्योंकि यहाँ पर जीईएसी द्वारा अनुमोदन आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी लालिमा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है? ध्यान रखिए, काशी लालिमा जो है दोस्तों, ये भिंडी की एक प्रजाति है, तो ऑप्शन बी सही है। 2021 यूपी एआरओ में पूछा गया है। ये भिंडी की एक प्रजाति है और यह गर्मी और खरीफ दोनों मौसमों में उगाई जा सकती है। अगला सवाल, इसमें आपको मिलान करना है। आप देखिएगा, एक तरफ फल का नाम है और दूसरी तरफ सबसे बड़ा उत्पादक राज्य का नाम आपको बताना है। एक साइड है देखिए आम, लीची, नारियल और सेब, इधर है जम्मू कश्मीर, केरल, बिहार और उत्तर प्रदेश। अब इसमें देखेंगे दोस्तों, निश्चित तौर पर जो नारियल है इसका सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? इसका सबसे अधिक उत्पादन होता है केरल में, ये जरूर आपको याद होगा। इसी तरह भारत में अगर सेब का उत्पादन देखोगे तो सेब का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में। अगर इतने से भी आप मिलाना चाहो तो मिला सकते हो। सी को हमें मिलाना है 2 में और डी को 1 में, तो सी को 2 में 2 ही जगह है और डी में 1 को ये भी 2 जगह यहाँ पर दिया गया है। तो अब हमें ये पता चल गया कि ये और ये ऑप्शन तो गलत है, इस दोनों में से कोई सही होगा। अब आम का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, ये आपको देखना रह गया। अच्छा, दोनों में सेम ही है क्या? ए में 4, फिर बी में 3 और ये 2 और 1। यहाँ पर ये दोनों सेम ही है, क्योंकि देखो ए में दोनों में ही 4 है, बी में दोनों में ही 3 है, सी में दोनों में ही 2 है और यहाँ 1 है। फिर तो अब दोनों में से किसी को भी आप सही मान लो, कोई समस्या ही नहीं है। यानी कि सी को 2 में और डी को 1 में हमने मिलाया था, ए को मिला दो 4 में यानी कि यूपी में, और लीची को मिला दो बिहार में। ऐसे भी बिहार में मुजफ्फरपुर जो है उसकी लीची काफी फेमस है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं आम यूपी में सबसे अधिक उत्पादन होता है इसका, लीची बिहार में, नारियल केरल में और जम्मू कश्मीर में हो गया सेब। अगला सवाल ऐसा ही है, आपको सुमेलित नहीं है लेकिन जो बताना है, यानी कि जो गलत है। फसल का नाम इधर है और इधर संबंधित कंट्री है। यूपी एआरओ में पूछा गया है, जो गलत है ये बताना है। रबर थाईलैंड, कहवा मंगोलिया, जैतून स्पेन और गन्ना ब्राजील। अब देखिए, रबर का सबसे अधिक उत्पादन थाईलैंड में होता है, ये बात सही है। गन्ना का भी सबसे अधिक उत्पादन ब्राजील में होता है, ये भी सही है। ऐसे ही जैतून की बात करो तो जैतून का जो प्रमुख उत्पादक देश है वो स्पेन है, ये भी सही है। जबकि कहवा कहवा एक्चुअली में कॉफी को ही बोला जाता है, तो कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन जो होता है वो मंगोलिया में नहीं होता है। इसका प्रमुख उत्पादक देश जो है ये ब्राजील है। और कई बार आपने ये क्वेश्चन भी देखा होगा, कॉफी सबसे अधिक कहाँ उत्पादन होता है इसका, ये होता है ब्राजील में। तो जो गलत मिलाया गया है वो है ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी अपना सही उत्तर हुआ। आप देखेंगे कॉफी का उत्पादक देश ब्राजील है सबसे अधिक, न कि मंगोलिया। बाकी विकल्प तो सही है ही। क्वेश्चन नंबर 66 यहाँ पर आप देखेंगे, कॉफी उत्पादक देशों में उनके कॉफी उत्पादन 2016 के हिसाब से आरोही क्रम में बताना है। आरोही क्रम का मतलब घटते क्रम, यानी सबसे अधिक जहां कॉफी का उत्पादन होगा वो पहले लिखना है और सबसे कम जहां हो रहा है चारों में उसको हमें सबसे बाद में लिखना है। सबसे अधिक तो हमने अभी देखा दोस्तों कि सबसे अधिक ब्राजील में होता है, तो सी सबसे पहले आना चाहिए, यानी कि ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गया। बाकी अब देखेंगे कि ये जो ऑप्शन है इनमें, अब देख लो कि इनमें सबसे अधिक कहाँ होता है, तो ब्राजील के बाद दोस्तों वियतनाम है कंट्री, जहां पर सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन होता है। तो सी के ठीक बाद बी आएगा और सी के ठीक बाद बी ऑप्शन बी में है, इसलिए ऑप्शन बी यहां पर सही हुआ। फिर भी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की अगर आप बात करो तो इसके द्वारा जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, वर्ष 2023 में कॉफी उत्पादन में सबसे अधिक उत्पादन करने वाले जो 5 देश हैं उसमें सबसे पहला स्थान ब्राजील का है, फिर वियतनाम, इंडोनेशिया, कोलंबिया और इथियोपिया। इसको याद करने के लिए आप बीवीआई से याद रख सकते हैं। बीवीआई का मतलब है बी से ब्राजील, वी से हो गया वियतनाम और आई से इंडोनेशिया।
तो ये टॉप 3 कंट्री मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन कर्नाटक में होता है। ये बहुत बार आपने पढ़ा होगा, बहुत छोटा और बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। आप देखेंगे कि 2023-24 का जो रिपोर्ट है कॉफी बोर्ड की भारत में, इसके अनुसार भी कॉफी उत्पादन में पहला स्थान कर्नाटक का है। फिर 22-23 राज्य में भी कर्नाटक सबसे बड़ा कॉफी का उत्पादक राज्य रहा। और जो प्रश्न काल है 2005 का, उस टाइम भी कर्नाटक के बाद केरल और तमिलनाडु ये टॉप पोजीशन पर थे। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो पोस्ट मानसून अनुमान है 2023-24 का और लास्ट अनुमान जो 2022-23 का है, इसके अनुसार कहाँ कितना कॉफी का उत्पादन हो रहा है ये आप देख सकते हैं। तो फिलहाल आप लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार देखेंगे कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु ये 3 टॉप स्टेट्स हैं। और टोटल भारत में जो कॉफी का उत्पादन है ये अनुमानतः कितना है, 3,74,200 मीट्रिक टन। अब यहाँ टॉप 3 में आप देखेंगे कर्नाटक है, केरल है और तमिलनाडु है, यानी साउथ इंडिया। तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु मैप में तीनों एक ही जगह के हैं। केरल है, फिर उसके ऊपर कर्नाटक है और एक साइड तमिलनाडु। तो सबसे लास्ट के तीनों स्टेट आप याद रख सकते हैं। अगला सवाल है, भारत में कृषि जिन्सों यानी कि कमोडिटीज के निर्यात की श्रेणी क्या है? परंपरागत निर्यात वस्तु है यह, या फिर अपरंपरागत किंतु अनिश्चितता वाली वस्तु, या फिर अपरंपरागत लेकिन अच्छी संभावना वाली वस्तु है, या फिर सभी सही है इसमें? अब देखिए मैं क्वेश्चन को एक बार फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सवाल है कि भारत में अगर कृषि की बात करें, कृषि जिन्स की, तो किस प्रकार के कृषि जिन्स का निर्यात करता है भारत, यानी दूसरे देशों को बेचता है? परंपरागत जो कृषि जिन्स हैं उनका, या फिर अपरंपरागत लेकिन अनिश्चितता वाली, या फिर अपरंपरागत लेकिन अच्छी संभावना वाली, या उपयुक्त सभी? तो आप देखिएगा कि लगभग सभी प्रकार के कृषि जिन्स का निर्यात भारत द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। ये लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं। भारत में जो निर्यात है उसको मुख्य रूप से 4 भागों में बांट सकते हैं आप। एक तो कृषि और उससे संबंधित उत्पाद, जिसमें कॉफी, चाय, खली, गरम मसाले, सूखे मेवे, फल, सब्जियां आदि का निर्यात किया जाता है। फिर अयस्क और खनिज से संबंधित निर्यात, जिसमें मैग्नीज के अयस्क हैं, अभ्रक है, कच्चा लोहा है इत्यादि है। फिर इंजीनियरिंग की वस्तुओं का निर्यात, जिसमें सूती वस्त्र है, सिले सिलाए वस्त्र हैं। फिर पटसन की वस्तुएं हैं, चमड़े के सामान हैं। और फिर खनिज, ईंधन और लुब्रिकेंट्स इत्यादि का निर्यात। तो देखेंगे कि भारत लगभग सभी प्रकार की चीजों का निर्यात करता है, इसलिए हमने ऑप्शन डी चूज कर लिया। अगला सवाल आईएएस प्री 2019 का, भारत द्वारा आयातित कृषि जिन्सों में पिछले 5 वर्षों में निम्नलिखित में से किस एक का मूल्य के आधार पर अधिकतम आयात रहा? आयात का मतलब जो खरीद कर भारत में लाया गया। तो इसमें से देखिए भारत इनमें से सबसे अधिक क्या खरीद के लाया अपने देश में पिछले 5 वर्षों में, 2019 के रिपोर्ट के अनुसार आपको बताना है। तो उस टाइम के हिसाब से अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो जो वनस्पति तेल है इसका आयात भारत द्वारा सबसे अधिक किया गया है। और ये केवल 2019 के रिपोर्ट के अनुसार नहीं है, जो लेटेस्ट रिपोर्ट है इंडिया में उसके अनुसार भी वनस्पति तेल अभी भी सबसे अधिक पिछले 5 वर्षों में देखिएगा तो भारत में द्वारा आयात किया गया है। और वनस्पति तेल के बाद जो दूसरा आयातित चीज है सबसे अधिक, वो है दलहन। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये रिपोर्ट है 2023 का, जिसमें आपको अलग अलग वर्ष दिखाया गया है। 2018-19 में कितना आयात किया गया और किन किन चीजों का आयात हुआ, और फिर 2019-20, फिर 20-21, और फिर 21-22, और फिर 22-23। इसमें आप देख सकते हैं अलग अलग कि वनस्पति तेल का किस साल में कितना आयात किया गया। ऐसे ही दलहन, ताजे फल और मसालों का भी देख सकते हैं आप रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित दलहन में से किसका 2015-16 में सर्वाधिक आयात किया गया? मूंग का, उड़द का, मसूर का, या फिर अरहर का? देखिए अब हम इस टाइमिंग की बात करें 2016 की, तो उस टाइम भारत द्वारा सबसे अधिक आयात किया गया था मसूर दाल का, इसलिए ऑप्शन बी होगा। लेकिन लेटेस्ट रिपोर्ट अगर आप माने तो उसके अनुसार जो 2023-24 का रिपोर्ट है उसके अनुसार अरहर का आयात सबसे अधिक किया गया है। तो ये मैं डिटेल भी दिखा सकता हूं, आप यहाँ देखिएगा 2023 का रिपोर्ट है। तो ये पूरी चीजें मैं पढ़ के आपको तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको समरी इसका समझा देता हूं। एक साइड यहाँ पर दाल लिखा गया है, दाल का किस्म है यानी प्रकार है। यहाँ दालों का उत्पादन है, लाख मीट्रिक टन में कितना है। फिर दालों का आयात, लाख मीट्रिक टन में आयात कितना है, और किस वित्तीय वर्ष में ये हो रहा है ये भी यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले अगर अरहर की हम बात करें
तो अरहर का जो है, अब हम लेटेस्ट रिपोर्ट अगर देखें तो 2022-23 में आयात अगर आप देखोगे तो अरहर का आयात सबसे अधिक है, जो कि 8.94 लाख मीट्रिक टन है अरहर का। और प्रश्न काल में मसूर का सबसे अधिक था। अभी भी मसूर दूसरे स्थान पर है, यहाँ पर देखेंगे 8.58। तो अरहर के बाद मसूर जो है ये दूसरा ऐसा दलहन पदार्थ है या फिर दाल है जिसका आयात भारत द्वारा सबसे अधिक किया जा रहा है, सेकंड पोजीशन पर ये है। तो आई होप कि ये बात आप समझ पा रहे हैं। और इसके अनुसार आप ये भी देखेंगे कि अगर उत्पादन के हिसाब से हम देखें तो 2022-23 का जो सेकंड एई है, यानी अग्रिम अनुमान जो है, उसके अनुसार देखेंगे सबसे अधिक उत्पादन जो होने वाला है ये चना दाल का है या फिर चना का। और चना के बाद जो सबसे अधिक है वो निश्चित तौर पर मूंग दाल है, उसके बाद अरहर का है। तो ये उत्पादन की बात कर रहे हैं, तो आप निश्चित तौर पर ये समझिए जिसका उत्पादन अधिक हो रहा है उसका आयात कम होगा, क्योंकि वो अपने देश में ही अधिक उत्पादन होगा तो दूसरे देश से खरीदने की जरूरत क्या है। जिसका उत्पादन कम हो रहा है उसको खरीदने की आवश्यकता है। आप देखेंगे हालांकि उपभोग पर भी ये आधारित है। मान लो अगर कम ही उत्पादन हो रहा है लेकिन उसका उपयोग जनता द्वारा या फिर जो उपभोक्ता हैं उनके द्वारा कम किया जा रहा है, तो कम अगर उपयोगी है तो उसका खरीदारी भी कम होगा। लेकिन उत्पादन भी कम है और उपयोग उसका ज़्यादा है, तो ऐसे में उसका आवश्यकता बढ़ जाएगा। तो अगर उत्पादन कम है तो खरीदना पड़ जाएगा फिर, तभी तो उपभोग सही मात्रा में या फिर जितना आवश्यक है उतना किया जा सकेगा। तो आप देखेंगे जैसे चना दाल का उत्पादन अधिक है तो उसका आयात कम है यहाँ पर। लेकिन अब आप बात करें जैसे मसूर दाल का, उत्पादन यहाँ इतना है लेकिन फिर भी उसको खरीदने की आवश्यकता है क्योंकि इसका उपभोग ज़्यादा होता है। ऐसे ही अरहर में भी आप देखेंगे उत्पादन लगभग 33.12 मीट्रिक टन का है, फिर भी इसको सबसे अधिक आयात करना पड़ता है भारत द्वारा। अब इसका कारण एक ये भी है कि भारत दलहन जो उत्पाद होते हैं या दालों का सबसे बड़ा, देखो सबसे बड़ा उत्पादक भी भारत है दालों का, या दाल का उत्पादन सबसे अधिक भारत में होता है। और सबसे अधिक उपभोग यानी कि सबसे अधिक दालों का यूज और इस्तेमाल भी भारत द्वारा ही किया जाता है। तो उपयोग करने में और उत्पादन करने में दोनों में ही भारत सबसे आगे है। दालों की बात करें तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं दाल के संदर्भ में भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश है। और 2023-24 के अनुसार भारत में कुल दलहन उत्पाद जो है ये 242.46 लाख टन हुआ, जबकि कुल दलहन आयात जो है यहाँ पर वो 47.38 लाख टन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 की मैं बात करूं तो निम्नलिखित में से कौन सा कृषि उत्पाद अपने निर्यात से देश के लिए सर्वाधिक विदेशी मुद्रा मुद्रा प्राप्त करता है, यानी कौन सा ऐसा कृषि उत्पाद है। बहुत सुंदर सवाल है दोस्तों ये, आप भी सोच सकते हैं कि कौन सा ऐसा कृषि उत्पाद है जिसको बेचने से भारत को सबसे अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होता है। ऑप्शन है कहवा, कच्ची कपास, बासमती चावल या फिर चाय। तो निश्चित तौर पर यहाँ जो सही उत्तर है दोस्तों ये बासमती चावल है। हालांकि ये 2010 के टाइम का क्वेश्चन है। आप देखेंगे जो विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं और ये जो टाइमिंग है उसके अनुसार बासमती चावल के निर्यात से भारत को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जो रिपोर्ट जारी किए गए हैं उसके अनुसार आप देखेंगे वर्ष 2022-23 एवं 23-24 में जो निर्यात हुआ है यूएस मिलियन डॉलर में, वो इस प्रकार है। और इससे आप अनुमान लगा सकते हैं बासमती चावल का जो निर्यात हुआ है 22-23 में ये हुआ है 4,787.65 और 23-24 में ये बढ़कर हो गया है 5,843। और फिर कच्ची कपास का आप यहाँ पर देख सकते हैं, कहवा का देख सकते हैं और चाय का भी देख सकते हैं। तो निश्चित तौर पर 2023-24 के टाइम पर भी बासमती चावल से सबसे अधिक निर्यात करने के बाद विदेशी मुद्रा भारत को प्राप्त हो रहे हैं। तो ये चीज आप याद रखिए। तो दोस्तों हम अभी तक क्वेश्चन नंबर 71 तक आ चुके हैं, यानी कि इस वीडियो में मैंने लगभग 36 क्वेश्चन कर दिया। तो अभी और 4 क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि ये 40 तक पहुंच जाए। अगला सवाल आप देखेंगे निम्नलिखित में से कौन भारत में कृषि निर्यात में सर्वाधिक मूल्यवान है। तो ये सेम टाइप का क्वेश्चन हो गया। निर्यात की दृष्टि से अगर देखोगे तो कृषि में कौन सा ऐसा पदार्थ है या फिर प्रोडक्ट है जिसकी निर्यात से भारत को सर्वाधिक मूल्य प्राप्त होता है। तो अभी हमने देखा बासमती चावल, तो चावल ओवरऑल सही आंसर हो गया। और ये सारी चीजें आप फिर से देख सकते हैं कि चावल से 24-25 का अगर रिपोर्ट देखोगे आप
तो चावल के उत्पादन से लगभग 5,120 मिलियन डॉलर रुपए प्राप्त होते हैं। और ऐसे ही खल्ली मसाले और कच्ची कपास आप देख सकते हैं। तो तालिका से भी स्पष्ट है कि चावल का निर्यात जो रुपए में है वो सर्वाधिक है। अगला सवाल आप देखेंगे, मूल्य के संदर्भ में 1997, 98 और 99 से 2000 तक 3 वर्ष की अवधि के दौरान भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस एक वस्तु का अधिकतम कृषि निर्यात किया गया है? अनाज का, मसाले का, चाय का या समुद्री उत्पाद का? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ कृषि के संदर्भ में नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ ओवरऑल पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी वस्तु है जिसका सबसे अधिक निर्यात किया गया है, यानी दूसरे देशों को सबसे अधिक बेचा गया है। बात की जा रही है 97, 98 और 99 और 2000 की। यहाँ अनाज, मसाले और चाय के साथ साथ समुद्री उत्पाद भी मौजूद है। और आपको मैं बता दूं कि उस टाइम पर दोस्तों समुद्री उत्पाद का सबसे अधिक निर्यात किया गया था। सो दैट ऑप्शन बी इज द आंसर। और आगे अब आप अभी का सिचुएशन भी देख सकते हैं। आर्थिक समीक्षा जो है यानी कि 2024-25 का रिपोर्ट, इसके अनुसार अगर आप 22-23 और 23-24 के संदर्भ में बात करेंगे तो अवरोही क्रम में यानी घटते क्रम में अगर आप निर्यात पर देखेंगे तो सबसे अधिक निर्यात अनाज का हुआ है, और फिर उसके बाद समुद्री उत्पाद है, फिर मसाले और चाय। तो अभी जो कंडीशन है वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में, उसमें अनाज का जो निर्यात है वो सबसे अधिक होता है, उसके बाद समुद्री उत्पाद का, फिर मसाले का और फिर चाय का। आई होप कि ये आप समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बीपीएससी का ही है जो कि 2019 65वीं बीपीएससी के प्री में पूछा गया। 2017 में मांस और मांस से बनी हुई वस्तुओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कितनी थी? 5%, 2%, 6%, 3% या इनमें से अधिक? तो आप याद रखिए कि 2017 के टाइम पर लगभग 3% हिस्सेदारी थी मांस और मांस से बनी हुई वस्तुओं के निर्यात पर। अब हम लेटेस्ट रिपोर्ट भी देख लेते हैं। 2024-25 के अनुसार 2021 एवं 2022 में मांस और मांस से बनी हुई वस्तुओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी लगभग 1.9 एंड 1.8% की दर्ज की गई है। और ये दूसरे देशों को बेचने का, भारत में इस्तेमाल करने का नहीं है कि दूसरे देशों को भारत ने कितना मांस से बना हुआ प्रोडक्ट या फिर मांस बेचा है, दूसरे देशों को निर्यात किया है। तो लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार 2021 में 1.9 और 22 में 1.8% दर्ज है। अगला सवाल है, निर्यात हेतु आम की पसंदीदा प्रजाति है, यानी कि इनमें से कौन सा आम सबसे अधिक निर्यात किया जाता है भारत द्वारा? याद रखिए अल्फांजो, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहां पर निर्यात हेतु आम की पसंदीदा प्रजाति अल्फांसो है, और भारत इसका एक प्रमुख उत्पादक देश भी है, और सबसे अधिक भारत में यह महाराष्ट्र में उगाया जाता है, यानी कि इसका उत्पादन होता है किसका? अल्फांसो आम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत से विदेशों में बहुतायत में निर्यात की जाने वाली यानी अधिक मात्रा में निर्यात की जाने वाली आम की फसल कौन सी है? अभी हमने देखा अल्फांसो, जिसका सबसे अधिक उत्पादन भारत में महाराष्ट्र में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद क्या है? यानी कि इसमें से कौन सा कृषि पदार्थ है जिसका आयात भारत द्वारा सबसे अधिक किया जाता है यानी कि खरीदा जाता है? तो अभी हमने देखा था वनस्पति तेल पिछले किसी क्वेश्चन में कि वनस्पति तेल जो है इसका आयात भारत द्वारा सबसे अधिक किया जाता है। सो दैट ऑप्शन डी इज द आंसर। और ये पहले भी हमने देख लिया है, फिर भी देख ले सकते हैं आप। वर्तमान समय में भी और प्रश्न काल यानी 2010 के टाइम पर भी सर्वाधिक आयात खाने योग्य तेल का ही है। और आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 यानी कि 24-25 का रिपोर्ट है, उसमें पिछले साल यानी 23-24 में और फिर 24-25 पी में खाद्य और उससे संबंधित वस्तुओं में कुल आयात में 3.9 और 4.4% है केवल और केवल खाद्य तेल का हिस्सा। और यहां पर इसी अवधि में ये देख सकते हैं 2.2% और 2.25% है यह। तो ये फिर से एक बार समझ लीजिए, 2024-25 के अनुसार 23-24 और 24-25 दोनों में ही खाद्य एवं संबंध वस्तुओं के कुल आयात में हिस्सा क्रमशः यानी कि खाद्य और उससे जुड़ी हुई वस्तुओं का कुल आयात, यानी कि भारत अगर 100% सभी चीजों को मिलाकर आयात करता है तो इस 100% में से केवल खाने और उससे संबंधित वस्तुओं का जो आयात है वो 3.9% हुआ है 23-24 में, और 24-25 में कितना हुआ है? लगभग 4.4%। तो ये टोटल खाने वाली चीजों का आयात किया गया है भारत द्वारा। और इसमें से केवल जो तेल है, खाद्य तेल, वो 2.2% रहा 23-24 में, और 24-25 में 2.5% है 24-25 में। आई होप कि ये चीजें आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर यूपीएससी का है।
सवाल क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पिछले 5 वर्षों में आयातित खाद्य तेलों की मात्रा खाद्य तेलों के घरेलू उत्पादन से अधिक रही है, यानी कि जितना हमने उत्पादन किया है खाद्य तेलों का उससे अधिक हमें खरीदना पड़ गया दूसरे देशों से। और सरकार विशेष स्थिति के तौर पर सभी आयातित खाद्य तेलों पर किसी भी प्रकार का सीमा शुल्क नहीं लगाती है, यानी कि अगर विशेष स्थिति हो तो ऐसे में जो आयात किया जाएगा खाद्य तेल उस पर सीमा शुल्क नहीं लगाया जाएगा। अब देखिए पहला कथन तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, क्योंकि पिछले 5 वर्षों में अगर आयातित तेलों की मात्रा देखिएगा तो खाद्य तेलों के उत्पादन से उसका अधिक आयात किया गया है, इसलिए पहला कथन सही है। लेकिन दूसरा कथन जो है कि किसी विशेष परिस्थिति में आयातित खाद्य तेलों पर किसी भी प्रकार का सीमा शुल्क भारत द्वारा नहीं लगाया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि जब भी कोई वस्तु दूसरे देशों से आयात किया जाएगा अपने देशों में, तो फायदा जो होगा उसका पैसा जो मिलेगा वो तो दूसरे देश वाले को ही मिलेगा ओवरऑल। लेकिन भारत को क्या फायदा होगा इसमें? जो टैक्स मिलता है जो दूसरे देश वाले लेकर भारत में बेचेंगे ला करके, तो दूसरे देशों से जो टैक्स लिया जाएगा उसका सीमा शुल्क वो भारत के खाते में आता है। तो निश्चित तौर पर कोई अपना जो लाभ है या अपने जो राशि मिलती है उसको कैसे छोड़ देगा? तो यहाँ पर सीमा शुल्क नहीं छोड़ा जाता है, इसलिए दूसरा गलत है। और दूसरा गलत होने के कारण जहां भी दूसरा को गलत सही बोल रहा है ये गलत हो गया। पहला ऑप्शन सही है, यानी कि केवल एक। आप डिटेल रिपोर्ट भी यहाँ पर देख सकते हैं। रिपोर्ट में आप देखेंगे 2018-19 से लेकर के और 2022-23 तक का यहाँ पर रिपोर्ट आपको दिखाया गया है। और इस रिपोर्ट में उत्पादन कितना हुआ लाख टन में और खरीदा कितना गया लाख टन में दिखाया गया है। तो पिछले 5 सालों की बात की गई थी और यहाँ पर पिछले 5 सालों का रिपोर्ट आपके सामने है। आप देखिएगा 2018-19 में 109.52 उत्पादन हुआ था, जबकि 155.70 खरीदना पड़ा था। तो निश्चित तौर पर उत्पादन से अधिक खरीदना पड़ा। और ऐसे ही 2019-20 में भी देखोगे कि जितना उत्पादन हुआ उससे अधिक खरीदना पड़ा। 20-21 फिर 21-22 और 22-23 में भी 134.03 की उत्पादन हुई, जबकि 165 लाख टन जो खाद्य तेल है उसको खरीदना पड़ा दूसरे देशों से। तो निश्चित तौर पर पहला कथन हमारा सही था दोस्तों। और ये आखिरी क्वेश्चन था। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और वैसे भी दोस्तों जब इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स की वीडियो बनाने में काफी रिसर्च और पहले खुद से पढ़ के समझना भी पड़ता है, क्योंकि कई सारी चीजें ऐसी हैं, डेटा इतना यहाँ पर मौजूद है जिसको याद रख पाना थोड़ा मुश्किल होता है और समझ पाना भी मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम समझ जाएं और उसको बिल्कुल एक सही समय पर रिवाइज करें, या जो होता है ना कि उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहिए, तो आपको ये याद भी रहेगा और समझ भी आएगा। और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि आपको समझा पाऊं जहां तक पॉसिबल हो। और साथ ही साथ आप इसको रिवाइज जरूर कीजिए। रिवीजन के लिए आपको ये पीडीएफ जो क्लास की पीडीएफ है वो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप द जीएस सॉल्वर पे। तो डेफिनेटली आप इसको ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर पे अगर आप नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी भी बुक की अगर लेटेस्ट आपको सॉल्यूशन चाहिए लेटेस्ट एडिशन की, आप बेझिझक मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उसकी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराई जाए। फिलहाल हम घटना चक्र पे लगे हुए हैं, तो घटना चक्र को पूरी तरीके से समाप्त करेंगे, उसके बाद ही हम दूसरे बुक पर आने की कोशिश करेंगे। आई होप कि आप वीडियो को लाइक कर चुके होंगे और कमेंट जरूर करके जाइएगा। बाकी ये वीडियो इकोनॉमिक्स की आपको कैसी लगी जरूर कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द